हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था इनडायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आज हम लोग इनडायरेक्ट में हमारे पास दो पढ़े थे। एक तो एसी डेरिवेटिव्स वाले में हमारे पास रिएक्शंस पढ़े थे और दूसरा हमने बेंजीन पे देखा था। एसी डेरिवेटिव पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन और इलिमिनेशन पढ़ा था और दूसरा हमने ऐसो बेंजीन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखा था और वहां पे समझा था कि उसमें रिएक्शन बड़ा स्लो होता है। अगर रिएक्शन बड़ा स्लो होगा तो जितना ज़्यादा हमारे पास बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास रिएक्टिविटी होगी। उसी में देखा था कि NO2 ग्रुप हम ऐड करते जा रहे थे और हमारे पास रिएक्टिविटी ऐसो हमारे पास बढ़ते जा रही थी और जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप था, 3 नाइट्रो ग्रुप। उस केस में रिएक्शन जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल होता है। और अब जो पढ़ना है वो डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने के कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर हमारे पास R है, यहाँ पे X है, X मतलब हैलोजन। ये बात करें अल्काइल हैलाइड्स की, अल्काइल हैलाइड्स। अब अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन करवा रहे हैं किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ, या फिर इसमें चेंज कर देते हैं थोड़ा, दो तीन एक टर्म्स भी समझाना तो वो बेहतर हो जाएगा। R और L हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि हमारे पास ये पहले देखो न्यूक्लियोफाइल होगा जो R पे अटैक करेगा और ये हमारे पास L जो होगा वो लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल अटैक किया और जो L है वो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। अगर इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो वो मतलब वो नेगेटिव के फॉर्म में जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो गया। तो ये L जो सॉरी L जो हमारे पास जो जा रहा है इलेक्ट्रॉन लेके वो भी तो न्यूक्लियोफाइल ही हुआ। तो न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और डायरेक्ट वो दिख रहा है हमें कि न्यूक्लियोफाइल और कोई बीच में दूसरा एडिशन इनिशन नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमारे पास इसी चीज को बोलते हैं डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, RNU फॉर्म होगा और L माइनस होगा। अब यहाँ से देखो जो हमारे पास रिएक्शंस में पार्टिसिपेट हो रहा है, रिएक्शन इस मॉलिक्यूल्स पे परफॉर्म हो रहा है, तो इस मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है सबस्ट्रेट। ये तो नॉर्मल हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल। दूसरा समझना, ये तो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो गया और L क्या है, लीविंग ग्रुप बोलते हैं कि ये जितना जल्दी लीव करेगा ये लीव करेगा और ये अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो ये L जो हो गया वो हमारे पास हो गया लीविंग ग्रुप। तो ये हमारे पास है डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें हमें पढ़ना है 3 रिएक्शंस, SN1, SN2 और SNI। 3 टाइप के रिएक्शंस डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में 3 टाइप के रिएक्शंस पढ़ने हैं। तो अगर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, कौन सा, डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक या SN इसको बोल देते डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो ये जो रिएक्शंस होगा वो हमने बोला कि ये रिएक्शंस होंगे 3 टाइप के। कौन कौन से रिएक्शंस होंगे, एक को बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर। अच्छा इसको बाद में लिखेंगे, इतना लंबा पहले हम लिख देते हैं। ये SN1 होगा, दूसरा हम जो पढ़ेंगे SN2 होगा और तीसरा जो होगा वो SNI होता है। ये थोड़ा सा यहाँ से देखना, ये S के बेस में N होगा और 2 नॉर्मल होगा। यहाँ पे SN1 में S के बेस में N होगा और 1 नॉर्मल होगा। तो इसमें जो पढ़ते हैं ऐसे पढ़ते हैं, 1 पहले उल्टा पढ़ेंगे, 1 पहले तो 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, N न्यूक्लियोफिलिक, S सब्स्टिट्यूशन, बायमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहां से सबसे पहला जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे SN1 रिएक्शंस का। SN1 रिएक्शंस की बात सबसे पहले करेंगे। तो यहां से देखना SN1 इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, या पहले यही लिख लेते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और यही है हमारे पास SN1। अब इस चीज से अच्छा, यहाँ पे हमने लिविंग ग्रुप और सबस्टेट की बात कर लिया। एक लाइन दोनों के लिए लिख देते हैं। जैसे सबस्टेट क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल जिस पर रिएक्शंस परफॉर्म होगा। न्यूक्लियोफाइल तो समझ पहले से हम लोग जान चुके हैं। लिविंग ग्रुप वो होगा जो सबस्टेट से हमारे पास लीव कर जाता है। सबस्टेट का वो पार्ट जो आइसो मॉलिक्यूल से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा या लीव कर जाएगा। सब्स्टिट्यूट होगा तभी, सब्स्टिट्यूट होगा मतलब वो हटेगा और दूसरा को इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो लिविंग ग्रुप इसलिए बोलते हैं कि वो लीव कर जाता है। तो सबस्टेट का वो पार्ट जो लीव कर जाएगा उसी को बोलेंगे लिविंग ग्रुप। तो यहां से दोनों के लिए एक बातें लिख लेते हैं हमारे पास कि सबसे पहला हमारे पास सबस्टेट क्या होगा? द केमिकल स्पीसीज, द केमिकल species which क्या बोल सकते हैं? द केमिकल स्पीसीज विच टेक सब्स्टिट्यूशन, या फिर सीधा सिंपली एक लाइन में बोल सकते हैं क्या? सबस्टेट इज पास मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये द केमिकल स्पीसीज विच टेक पार्ट इन सब्स्टिट्यूशन, पार्ट इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इतना ही छोटा लिखा। दूसरा लिविंग ग्रुप क्या होगा? पार्ट ऑफ सबस्टेट विच गोइंग टू लीव और सब्स्टिट्यूट, पार्ट ऑफ सबस्टेट, पार्ट ऑफ सबस्टेट विच लीव और सब्स्टिट्यूट। जो लीव कर जाएगा और या तो सब्स्टिट्यूट होगा, उसी को बोलेंगे न्यूक्लियोफ हमारे पास लिविंग ग्रुप। अब यहां से देखना, सबसे पहला है SN1 रिएक्शंस। ये क्या है? SN1 यूनिमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। 1 मतलब यूनिमॉलिकुलर। यूनिमॉलिकुलर क्यों होता है? कि इसका जो ऑर्डर होता है, अच्छा अभी तुम लोगों ने ऑर्डर नहीं पढ़ा है, ये ऑर्डर के बारे में जो पढ़ना है वो तुम्हें पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने बताया था रेट निकालने का 2 तरीका है, एक है लॉ ऑफ मास एक्शन, दूसरा रेट लॉ। रेट लॉ बोला था एक्सपेरिमेंटल मेथड आपको पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स में, 12th का एक चैप्टर है। तो रेट जैसे अगर हम याद, अगर थोड़ा मोड़ा भी याद हो तो रेट बराबर हमने क्या लिखा था एक्सपेरिमेंटल मेथड में? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इनटू, इसके पावर में कुछ टर्म्स लिखे हुए थे, अल्फा बीटा। ये जो अल्फा बीटा और कुछ भी अगर और कंसंट्रेशन और भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा तो यहाँ पे जो पावर होता है उसी का जो अलजेब्रिक सम होगा उसी को बोलते हैं ऑर्डर। तो ये जो हमारे पास 1 है वो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में। अभी यहां से समझना कि ये जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होता है। सेम कलर यूज नहीं करेंगे हमारे पास। इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होगा। दूसरा इट इज कंप्लीट इन 2 स्टेप या 2 स्टेप का रिएक्शंस होता है। इट कंप्लीट इन 2 स्टेप, 2 स्टेप में हमारे पास कंप्लीट होगा। तीसरी बात जो होगी वो हमारे पास क्या होगा कि ये जो इस केस में कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, और कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा तो कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। इन SN1 रिएक्शन कार्बोकेटाइन is formed, so rearrangement of carbocation take place।
रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन टेक प्लेस होगा। तो अगर हमारे पास यहाँ से रिएक्शंस अगर कंसिडर कर रहे हैं, जैसे हमने कंसिडर किया था कि आर और एल कंसिडर किया था, न्यूक्लियोफाइल कंसिडर किया था, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास अटैक करेगा और ये आर एन यू और एल पर माइनस चार्ज आएगा, ये मेन रिएक्शन था। तो सब्स्टिट्यूशन सिंपली यही है, बस होने के तरीके अलग अलग हैं। एक तरीका है SN1, दूसरा तरीका है SN2 और तीसरा तरीका है SNI। तो होने के तरीके पे डिपेंड कर रहा है कि कैसे वो रिएक्शंस परफॉर्म होगा। तो अगर हमारे पास ये जो रिएक्शंस है, ये अगर हमारे पास रिएक्शन था, अब इसी का मैकेनिज्म समझेंगे कि ये रिएक्शंस हो कैसे रहा है। तो मैकेनिज्म जो होगा, हमने बोला कि ये कितने स्टेप का रिएक्शंस है, 2 स्टेप रिएक्शंस है। 2 स्टेप रिएक्शंस है तो होता क्या है वो समझना है। कार्बन हमारे पास 4 बॉन्ड्स बनाया होगा, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाया होगा, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाया होगा जिसमें हमारे पास ये लिविंग ग्रुप अटैच हुआ होगा, बाकी बात कोई भी अलग अलग वैलेंसी होगी। अब यहाँ से सबसे पहला स्टेप में हमारे पास होता क्या है, स्टेप नंबर फर्स्ट में हमारे पास लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है। फर्स्ट जो स्टेप होगा वो जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेप 1 जो होगा वो हमारे पास क्या है, जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन हमारे पास जनरेट होगा, और कार्बोकेटायन अगर जनरेट होगा तो मतलब ये बॉन्ड पहले टूटेगा। लिविंग ग्रुप कैसा जा रहा था, नेगेटिव में, तो कार्बन पे क्या बना देगा, पॉजिटिव, वही है तो कार्बोकेटायन। तो इस केस में हमारे पास सबसे पहला जो रिएक्शंस होगा, तो इस यहाँ पे क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स तोड़ करके चला जाएगा। तो अगर तोड़ करके चला जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, अब ये जो कार्बन होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा, 3 बॉन्ड्स ही रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो ये हमारे पास 3 बॉन्ड्स हो जाएगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। अब यहाँ से समझना, अब मेरे को ये बताओ, ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है? रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। ऑक्टेट कंप्लीट है या ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? तो कंप्लीट वाला ज्यादा स्टेबल, इनकम्प्लीट वाला अनस्टेबल। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास स्टेबल है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट इसका ऑक्टेट है, कंप्लीट ऑक्टेट। ये हमारे पास कैसा, अनस्टेबल। क्यों? इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब यहां से बताना कि ये कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो अगर ये कंप्लीट ऑक्टेट से स्टेबल से अनस्टेबल जा रहा है, तो ये अगर हो रहा है तो ये बहुत जल्दी होगा या धीरे धीरे होगा, स्लो होगा प्रोसेस या फास्ट? जल्दी होगा। अगर तुम स्टेबल हो तो ये हमारे पास स्लो स्टेप होगा। तो ये जो रिएक्शंस है जनरेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ये हमारे पास स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप होगा। और यहाँ पे स्लो स्टेप हुआ है तो इसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इसी चीज को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में आरडीएस, या फिर इसी को बोल देते हैं आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों होता है? जैसे मान के चलो कि दो लोग है सो दौड़ रहे हैं, 2 लोग रेलवे दौड़ में देखते हो कि एक होता है हैंडल, वो एक पीछे से दौड़ते हुए आता है और आगे वाले को पकड़ाता है और आगे चला जाएगा। अगर 2 लोग में है, अगर हो रहा है, तो अगर एक स्लो चल रहा है दूसरा फास्ट चल रहा है, तो डिपेंड किस पे करेगा कि जो फास्ट वाला तो फास्ट तुरंत खत्म ही कर देगा, मगर अगर स्लो वाला जितना कम टाइम ले उतना ज्यादा बेहतर। तो अगर 2 लोग मिलकर अगर रेस कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसी तरह सेम रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। पहला कैसा है, स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप जितना जल्दी कंप्लीट होगा उतना जल्दी हमारे पास रिएक्शंस कंप्लीट। तो जो रिएक्शंस का रेट डिपेंड करता है ना, वो हमारे पास स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। इसलिए स्लोवेस्ट स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जब रेट यहां से निकालेंगे, तो यहां से अगर हम रेट निकालना चाहेंगे तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां पे रिएक्टेंट के बेसिस पे लिखेंगे, तो रिएक्टेंट में सिर्फ सबस्ट्रेट है हमारे पास, सबस्ट्रेट के अलावा कुछ, तो सबस्ट्रेट है हमारे पास। सबस्ट्रेट, कितने सबस्ट्रेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक, तो इसका स्टोइकियोमेट्री अगर 1 है तो पावर हमारे पास 1 आएगा। अब यहां से रेट बराबर अगर लिखना चाहोगे तो प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे कांस्टेंटली की यूज करेंगे, और हमारे पास क्या आ गया, सबस्ट्रेट
सबस्टेट का पावर 1। अब अगर 1 आ गया तो जितना सबस्टेट का पावर 1 हो, अगर 1 है तो यही निकल जाता है ऑर्डर। ऑर्डर हमारे पास आ गया 1। जो SN1 है यही इसी वजह से बोला जाता है 1, क्योंकि हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही सबस्टेट पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर एक ही पार्टिसिपेट करेगा तो हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एक ही हो गया। अब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया तो उसका लिख सकते हैं, जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हो वैसे सेम लगा देंगे, क्योंकि जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उस पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगा सकते हैं। दूसरा आप देखना, अच्छा इसी में अगर हम छोटा करके अगर यूज करके अगर हम लिख पाए सेकेंड स्टेप भी तो बेहतर होगा। हाँ वो तो जाएगा। अब यहां से देखना हमारे पास स्टेप 2, स्टेप 2, स्टेप 2 क्या होता है, हमारे पास अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का क्या होगा, अटैक होगा। तो यहां से समझना कार्बन हमारे पास कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर। अगर ट्राइगोनल प्लेनर है तो अगर हम यहां से बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियोफाइल इस रिएक्शंस में आएगा तो न्यूक्लियोफाइल अबव द प्लेन और हमारे पास बिलो ऑफ द प्लेन, अबव और हमारे पास बिलो, दोनों से अटैक कर सकता है। और दोनों से अटैक करने का चांसेस कितने कितने परसेंट होगा, 50%। अगर प्लेनर मॉलिक्यूल्स है तो प्लेन पे हमारे पास ऊपर से भी अटैक करने के चांसेस सेम और हमारे बिलो से भी सेम प्लेन से अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें ग्रुप का स्टेरिक रिपल्सन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होगा वो रिएक्शंस करने के बाद हमारे पास ये जनरेट कर देगा कार्बन कार्बन। और हमारे पास अगर बिलो ऑफ द प्लेन अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल हमारे पास बिलो होगा। अगर हमारे पास अबव से अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, अबव द प्लेन बनेगा। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे पास रेसमिक प्रोडक्ट फॉर्म होता है, या इसको छोड़ देते हैं, अभी अभी इसी पे बात करते हैं कि ये दोनों काम हो सकता है। अब इसमें समझेंगे कि हमारे पास क्या होता है, मगर फिर भी अगर तुम लिखना चाहोगे तो यहाँ पे यूज कर सकते हो रेस्मराइजेशन, रेस्मराइजेशन होगा यहाँ पे। अच्छा अब यहाँ से समझना एक चीज, ये जो स्टेप था वो कैसा था, स्लो स्टेप। अब यहां से समझना ये कार्बोकेटाइन है हमारे पास, कार्बोकेटाइन हमारे पास कैसा, स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल है क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ये स्टेबल होगा अनस्टेबल, स्टेबल ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये हमारे पास स्टेबल है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल स्टेबल से अनस्टेबल में जा रहा है तो जल्दी फास्ट होगा या स्लो प्रोसेस होगा, स्टेबल से अनस्टेबल से स्टेबल जा रहा है तो ये जो प्रोसेस होगा वो फास्ट होगा। और फास्ट कभी भी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होता। क्या इतनी बातें क्लियर। एवर्ब से अगर अटैक करा और बिलो से अटैक किया, अगर ये कायरल सेंटर है, प्रो कायरल सेंटर है कि 3 वैलेंसी डिफरेंट है, चौथी वैलेंसी अगर हमारे पास किसी तरीके से भी आएगा, चौथा अगर ऊपर की आएगा तो ऊपर की ओर बनेगा, नीचे के। अब याद करो कि जब आपको मैंने आइसोमेरिज्म बताया था, आइसोमेरिज्म बताया तो बोला था कि अगर हमारे पास एक कनेक्शन चेंज होगा तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाता है। आर अगर है तो एस हो जाएगा। जब 2 इंटरचेंज करते थे तो उस केस में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। तो इस और इस स्ट्रक्चर्स में क्या है कि एक बार बिलो द प्लेन रखे हो और एक बार अबव द प्लेन रखे हो। तो अगर ये आर है तो ये दूसरा एस बनेगा, अगर ये एस है तो दूसरा आर बनेगा। इसीलिए बोल रहे हैं रेस्मेराइजेशन होता है। हाँ मिरर इमेज ही। चलिए अब आगे पढ़ेंगे। अब ये जो हमारे पास SN1 है इसमें हमारे पास क्या होगा कि इसमें अलग अलग फैक्टर्स होंगे जो अफेक्ट करेंगे।
अलग अलग फैक्टर्स होंगे जो क्या कैसे कैसे अफेक्ट करेंगे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्लियर? तो सबसे पहला देखेंगे तो फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। कौन कौन से फैक्टर है सो हमारे पास SN1 को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला ही फैक्टर देखेंगे कि रिएक्शन जिस पे हमारे पास परफॉर्म हो रहा है, सबस्ट्रेट कैसे हमारे पास इंपैक्ट करेगा इसमें। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन मतलब रिएक्टिविटी की बात करें और कुछ नहीं बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला हम सबस्ट्रेट की बात करेंगे। तो सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए। सबस्ट्रेट क्या हो रहा था, सबसे पहले क्या कर रहा था, लिविंग ग्रुप छोड़ रहा था और क्या जनरेट हो रहा था हमारे पास, कार्बोकेटायन। अगर ये जो हमारे पास यही रिएक्शन सबसे पहला स्लोवेस्ट था, ये स्लोवेस्ट वाला जितना जल्दी फास्ट होगा उतना ज्यादा बेहतर। तो ये अगर हमारे पास पहला, तो ये कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये इस स्ट्रक्चर से होगा तो हमेशा स्लो ही, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट से इनकम्प्लीट में जा रहा है। मगर ये जो इनकम्प्लीट हो रहा है तो ये कार्बोकेटायन हो रहा है। कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना जल्दी हमारे पास फास्ट होगा, क्योंकि मरना तो सबको है, अनस्टेबल तो हर कोई होगा। मगर जो ज्यादा उसमें भी जो सबसे कम स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी जाने की टेंडेंसी सबसे कम। अगर जिसकी थोड़ा सा भी ज्यादा होगा, जाना तो लगभग सबको है, अगर जाना सबको है तो बस वही कि जितना जितना ज्यादा इस स्टेबल फॉर्म में रहेगा, जितना ज्यादा ये स्टेबल फॉर्म में होगा उतना जल्दी फास्ट होगा। तो वही सेम चीज कॉन्सेप्ट, मरना सबको एक ही दिन है, जिस चीज को जितना जल्दी अनुभूति हो गई। अब इसका मतलब कुछ और नहीं लेना है, पढ़ाई करें। तो सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं हम। तो सबस्ट्रेट की बात करेंगे तो सबस्ट्रेट हमारे पास क्या है कि सबस्ट्रेट कार्बोकेटायन जनरेट कर रहा है। तो जो वो स्लोवेस्ट स्टेप है, जो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन जनरेट करेगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी होगा। तो यहां से सीधा सिंपल एक ही बात लिख सकते हैं कि रिएक्टिविटी जो होगी, रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट is directly proportional to stability of कार्बोकेटायन। जितना ज्यादा हमारे पास स्टेबल कार्बोकेटायन जनरेट होगा उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगी, रिएक्टिविटी होगी। क्या ये बात समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट बात पे, नेक्स्ट पॉइंट इसी में समझते हैं कि अगर हमारे पास अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे अगर हमारे पास जो है CH3, यहाँ पे हमारे पास लिविंग ग्रुप हमारे पास कुछ कंसिडर कर लेते हैं, कुछ भी, या तो L ही कंसिडर कर लेते हैं सबसे बेहतर। दूसरा हमारे पास है CH3 CH2, तीसरा हम कंसिडर कर रहे हैं CH3 CH3 लिविंग ग्रुप। उसके बाद हमारे पास है CH3 CH3 लिविंग ग्रुप। अब मेरे को यहां से बताओ कि लेफ्ट से अगर राइट मूव करेंगे, अगर हम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो हमारे पास रिएक्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी? रिएक्टिविटी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? कि यहां से देखो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगा, यहाँ पे CH3 पर प्लस आएगा, उस पे कोई भी हमारे पास स्टेबिलिटी का फैक्टर नहीं है। यहाँ पे देखो, इस पे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन्स, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन्स। तो अल्फा हाइड्रोजन अगर नंबर बढ़ रहे हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस बढ़ेगा। तो यहां से हमारे पास रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। रिएक्टिविटी हमारे पास इंक्रीजेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटायन।
तो यहां से एक चीज बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास रिएक्टिविटी की अगर बात कर रहे हैं, रिएक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री होगा, और 1 डिग्री से भी कम बोल सकते हैं मिथाइल का होगा। ये है ना 1 डिग्री, ये है 1 डिग्री हमारे पास, ये हो गया 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। ये तो 0 डिग्री बोल नहीं सकते, तो इसको बोल देते हैं मिथाइल। तो मिथाइल सब्स्टिट्यूशन सबसे लेस रिएक्टिव होगा। क्लियर इतनी बात है? तो अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं। आपको बताना है, इसमें बताना है कि रिएक्टिविटी हमारे पास क्या क्या होगी। तो क्वेश्चंस नंबर 1 है हमारे पास पीएच CH, हमारे पास Cl, फिर है पीएच CH पीएच Cl, फिर हमारे पास है CH यहाँ पे Cl। क्वेश्चंस नंबर 1 2 हमारे पास दिया हुआ है CH3 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 Br C CH3 सॉरी C CH2 CH3 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 Br CH3 CH2 C CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 हमारे पास Br। सबसे पहला वाला में क्या होगा 3 फिर 2 1, ये डांसिंग रेजोनेंस है। डांसिंग रेजोनेंस में बता चुके हैं कि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है एज कंपेयर टू बेंजीनिंग। तो ये हमारे पास जो होगा वो रिएक्टिविटी 3 की सबसे ज्यादा, फिर इसमें 2 बेंजीनिंग है तो रेजोनेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 1, तो 3 2 1। बहुत अच्छे। नेक्स्ट इसमें बात करना, इसमें 3 2 1 देखो अल्फा हाइड्रोजन सबसे पहला देखेंगे 3 3 6 3 तिया 9 आ गया, 3 3 6 6 2 8 आ जाएगा, और इसमें 2 2 4 2 6। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखेंगे, इंडक्टिव से ज्यादा स्ट्रांग है ना हाइपर कंजुगेशन, तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा वो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो इस केस में हमारे पास रिएक्टिविटी 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 आएगी। क्या बात समझ में आ गया? अब हमारे पास नेक्स्ट जो देखेंगे वो हमारे पास लिविंग ग्रुप, जो हमारे पास लिविंग ग्रुप है उसकी बात करेंगे। चले अब आगे बढ़े। तो सबसे हमारे पास क्या हो जाएगा क्वेश्चंस। हाँ, हमारे पास फर्स्ट फैक्टर देख लेते हैं। दूसरा फैक्टर है हमारे पास लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या था कि वो ग्रुप जो हमारे पास सबस्ट्रेट से लीव कर जाएगा। क्लियर? सबस्ट्रेट का वो पार्ट जो हमारे पास लीव करेगा या जो सब्स्टिट्यूट होगा उसी को बोल रहे थे लिविंग ग्रुप। अब यहां से समझना कि पहला स्टेप में हमारे पास क्या हो रहा था, लिविंग ग्रुप तो जा रहा था। अब वो लिविंग ग्रुप जितना जल्दी जाएगा उतना ज्यादा जल्दी हमारे पास उतना जल्दी कार्बोकेटाइन बनेगा। जितना जल्दी हमारे पास वो कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड जितना जल्दी टूट जाएगा उतना जल्दी हमारे पास कार्बोकेटाइन जनरेट होगा। तो वो बॉन्ड टूटना बड़ा जरूरी है। तो अगर बॉन्ड टूटना जरूरी है तो यहां से हमारे पास समझना, हमारे पास लिविंग ग्रुप जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना जल्दी टूट जाएगा। या इस चीज को ऐसे बोल देते हैं, अरे लिविंग टेंडेंसी उसके बेसिस से रिलेट करें तो रिएक्टिविटी जो बात करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, जितना ज्यादा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होगा, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी जितना ज्यादा बेहतर होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रिएक्टिविटी।
दूसरा इस चीज को समझना, दूसरा कि बेसिक स्ट्रेंथ से इसको लिंक करते हैं। बेसिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ऐसो उस सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ, हाँ बेसिक स्ट्रेंथ से लिविंग ग्रुप को हमारे पास करते हैं, तो बेसिक स्ट्रेंथ जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा हमारे पास लिविंग ग्रुप टेंडेंसी होता है। बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा तो लिविंग टेंडेंसी ज्यादा होगा। इस चीज को समझना, हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, जितना लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ होगा। बेसिक स्ट्रेंथ, अगर हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ किसी मॉलिक्यूल्स का ज्यादा है तो उसकी लिविंग टेंडेंसी कम होगी। अगर बेसिक स्ट्रेंथ कम है तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज्यादा होगा। तो अगर हमारे पास एक तो ये, और दूसरा हम ये भी बात कर सकते हैं रिएक्टिविटी जो होगी, रिएक्टिविटी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ ऑफ Cl, ऐसा ही बोल सकते हैं। कार्बन और लिविंग ग्रुप का जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतना जल्दी इजिली ब्रेक होगा, और उतना जल्दी ब्रेक होगा तो उतना जल्दी बॉन्ड टूटेगा और कार्बोकेटायन हमारे पास फॉर्म होगा। तो 2 पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे मेजरली है। अब इसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन लगा सकते हो। जैसे अगर हमारे पास बात कर रहे हैं RI RBr, हमारे पास RCl और RF की, तो इसमें अगर हम जब बात करेंगे तो रिएक्टिविटी की बात करना आप। अब यहां से रिएक्टिविटी बात करेंगे, देखो यहां से 2 चीज का बोल सकते हैं, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है सो घट रहा है। अगर घट रहा है तो हमारे पास रिएक्टिविटी भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड लेंथ घट रहा। दूसरा अगर हम यहां से बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ, जैसे देखो अगर हमारे पास ये RI का जो बॉन्ड होगा अगर वो टूटेगा, RI का बॉन्ड टूटेगा तो R हमारे पास I माइनस जनरेट होगा, दूसरा Br माइनस, Cl माइनस और F माइनस जनरेट होगा। अब यहां से अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि लेविस, अब यहाँ पे जो बात करते हैं वो लेविस बेस की बात करते हैं। तो लेविस बेस मतलब हमारे पास वो लोन पेयर डोनेट करेगा, और लोन पेयर उतना जल्दी डोनेट करेगा जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगा। चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज सब में एक ही है -1। वॉल्यूम की बात करेंगे तो हमारे पास सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसका होगा, तो वॉल्यूम तो इनवर्सली हो गया। तो हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ फ्लोराइड आयन का सबसे ज्यादा हो गया। अगर बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा तो लिविंग ग्रुप सबसे कम हो जाएगा, और सबसे कम हो जाएगा तो या तो ऊपर वाले से समझो या बेसिक स्ट्रेंथ से बात समझो। क्लियर? अगर इसमें अगर कभी भूल जाओ कि बेसिक स्ट्रेंथ का क्या सीक्वेंस था, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का उल्टा कर देना। अगर हमारे पास कभी भूल जाओ कि बेसिक स्ट्रेंथ फ्लोराइड आयन का सबसे ज्यादा होता है, तो इस चीज को उल्टा भी कर सकते हो कि जैसे एसिडिक, एसिड से हमारे पास कंजुगेट बेस बनता है, इसका कंजुगेट, अगर हम कंजुगेट एसिड की बात कर दें, ये HI की बात कर सकते हैं, हमारे पास HBr की बात कर सकते हैं, HCl और HF की बात कर सकते हैं। अब इनमें से मेरे को बता दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा। HI सबसे अगर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तो उसका जो कंजुगेट बेस बनेगा सबसे वीक बनेगा, तो यही I माइनस वीक था। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में हमारे पास उल्टा होगा, तो बेसिक अगर HI का सबसे ज्यादा है तो उसका बेस उतना कंजुगेट उल्टा होगा। हमने ये बता चुके हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, क्योंकि हमारे पास लिविंग टेंडेंसी जो होगी वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। क्या इतनी बातें समझ में आ गया? नेक्स्ट अब जो बात करेंगे वो हमारे पास है सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट की हम बात करेंगे तो हमारे पास 2 फैक्टर्स हो गया। तीसरा हमारे पास सॉल्वेंट,
सॉल्वेंट का। अब यहाँ पे सॉल्वेंट कैसे रोल प्ले करता है हमारे पास रिएक्टिविटी का, उसकी बात करेंगे। तो सॉल्वेंट हमारे पास क्या है कि सॉल्वेंट पहला तो समझो दो टाइप का होता है, एक होगा पोलर और दूसरा नॉन पोलर। पोलर मतलब उस पे ओवरऑल जो मॉलिक्यूल्स है उसके पास डाइपोल मोमेंट होगा, तो पोलर हो गया। जब ओवरऑल डाइपोल मोमेंट हमारे पास जीरो आ जाए तो वो कैसा हो गया, नॉन पोलर। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर बॉन्ड पोलर है तो मॉलिक्यूल्स पोलर होगा, हाँ या नहीं? CCl4 कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड पोलर होता है, मगर CCl4 कैसा है, नॉन पोलर। तो ये याद रखना कि बॉन्ड पोलर होने से मॉलिक्यूल पोलर नहीं होता। बात करेंगे डाइपोल मोमेंट्स की, डाइपोल मोमेंट जीरो तो मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर, और डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो तो मॉलिक्यूल्स पोलर। और केमिस्ट्री में डाइपोल, जो डाइपोल का डायरेक्शन होता है वो फिजिक्स से उल्टा होगा। केमिस्ट्री में जो डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, और फिजिक्स में पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पॉजिटिव नेगेटिव। चलिए यहाँ पे सॉल्वेंट का फैक्टर समझना, सॉल्वेंट का यहाँ पे क्या रोल होता है। जैसे देखो अगर मॉलिक्यूल्स हम देखें, मॉलिक्यूल्स में यहाँ दो चीज समझना कि रिएक्टिविटी, जितनी रिएक्टिविटी जो होगा सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, और सॉल्वेंट जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ज्यादा हमारे पास रिएक्टिविटी हाई रहेगा। ये दो काम आता है। पहला याद करो, हमने बॉन्ड फ्यूजन पढ़ाया था, एक होमोलिटिक और दूसरा हेटेरोलिटिक। हेटेरोलिटिक में हमने कुछ लिखवाया था सॉल्वेंट, होमोलिटिक में लिखवाया था कि हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट चलेगा जिसपे कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होगा, वो फेवर करेगा कि दूसरे पे भी नहीं आए, तो होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक कराता है। हेटेरोलिटिक में भी सॉल्वेंट लिखवाए थे, और हेटेरोलिटिक में सॉल्वेंट लिखवाए थे पोलर। यहाँ जो बॉन्ड टूट रहा है वो पोलर है, सॉरी हेटेरोलिटिक बॉन्ड है। तो अगर एक पे पॉजिटिव आ रहा है और एक पे नेगेटिव आ रहा है, तो वैसा ही मॉलिक्यूल्स, वैसा ही सॉल्वेंट लेंगे जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव पहले से हो। तो पॉजिटिव और नेगेटिव किस पे होगा हमारे पास, पोलर मॉलिक्यूल्स में, पोलर सॉल्वेंट में। अब देखो यहां से दूसरा समझना, पोलर सॉल्वेंट भी दो टाइप का होता है, एक तो पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक की बात करेंगे तो उस चीज से थोड़ा सा समझना। यहां से पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक, पहले तो सॉल्वेंट ही समझ लो कि सॉल्वेंट हमारे पास, सॉल्वेंट तो ये समझ में आता है जिसमें हम सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे सॉल्वेंट, ये साइड में लिख देते हैं यहाँ पे, हमारे पास सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमारे पास दो टाइप का होगा। एक होगा हमारे पास नॉन पोलर, नॉन पोलर का कहने मतलब म्यू नेट जो होगा वो जीरो बराबर, और एक होगा पोलर। अब पोलर मतलब जिसका म्यू नॉट जीरो नहीं हो। अब पोलर हमारे पास दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं पोलर एप्रोटिक और दूसरा होता है पोलर प्रोटिक। पोलर एप्रोटिक और पोलर प्रोटिक में क्या फर्क होता है वो समझना। पोलर प्रोटिक, प्रोटिक का मतलब होता है H+, ऐसा सॉल्वेंट जिसके पास H+ का इंड हो। वाटर, वाटर में देखो, वाटर में हमारे पास क्या है, O पर नेगेटिव और H पे पॉजिटिव, H पर पॉजिटिव आ गया तो वही तो प्रोटिक हो गया। और वाटर एक क्या है, पोलर सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, सॉरी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे। और जिसमें H+ इंड ना हो उसको बोलते हैं एप्रोटिक। ये पोलर तो है मगर हाइड्रोजन उसका इंड नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं हो गया तो एप्रोटिक हो गया। तो जैसे अगर पोलर हमारे पास, पोलर प्रोटिक की बात करेंगे, पोलर एप्रोटिक की अगर हम बात करेंगे तो एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन का ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें हमारे पास पोलर बॉन्ड्स कोई होता नहीं। कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लगभग हम मानते हैं कि वो नॉन पोलर होता है, तो प्रोटिक इंड है ही नहीं। दूसरा हमारे पास DMSO, डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड्स, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होता है वो CH3 S डबल बॉन्ड O CH3, ये भी हमारे पास है। DMF, डाई मिथाइल, हमारे पास DMF डाई मिथाइल आ जाएगा फॉर्मामाइड, ये स्ट्रक्चर्स होता है HC डबल बॉन्ड O N CH3 CH3।
नेक्स्ट हमारे पास THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो ये हमारे पास 5 मेंबर का ऑक्सीजन के साथ हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोलर वाले में तो वाटर लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा फॉर्मिक एसिड, देखो इसमें हमारे पास HC डबल बॉन्ड OH आ गया, ये पोलर प्रोटिक हो गया H। दूसरा हमारे पास एसिटिक एसिड, तो इसमें क्या हो जाएगा, बस CH3 लग जाएगा। तो इसमें भी हाइड्रोजन क्या है, प्रोटिक है। अमोनिया में जो NH3 है उसमें जो हाइड्रोजन है उस पर भी तो पॉजिटिव है, पोलर प्रोटिक हो गया। हमारे पास मेथॉल, तो मीथेन पे हमारे पास क्या है, वो अल्कोहल। तो सिंपली इथेनॉल, इथेनॉल, तो ये क्या है हमारे पास, अल्कोहल जो OH होगा वो प्रोटिक हो गया, C2H5OH, ये प्रोटिक हो गया। नेक्स्ट इसमें कोई भी हाइड्रोकार्बन्स ले लेना, इसमें नॉन पोलर में हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कोई भी अल्केन ले लो, अल्कीन, बेंजीन, ये देखो इसका जो एग्जाम्पल करेंगे ये अल्केन आ गया, मतलब हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, या पूरा यहां से लिख लो ना हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन दोनों, बेंजीन, अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल थोड़ा सा पोलैरिटी आएगा मगर उतना ज़्यादा कुछ ह्यूज डिफरेंस नहीं आता। बेंजीन, टॉल्विन, बेंजीन भी तो अनसैचुरेटेड है, हमारे पास टॉल्विन, हेक्सेन, और इसके वजह एक और टर्म कॉमनली देते हैं पेट्रोलियम मतलब वो हाइड्रोकार्बन्स ही है, तो पेट्रोलियम लिखा होता है। तो अगर इनमें से कोई भी रहे तो ये हमारे पास दो टाइप के सॉल्वेंट हो गए, एक हो गया पाला सॉल्वेंट, पोलर है कि नहीं है, पोलर होगा, दो टाइप्स का होगा, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक का बस ये याद रखना जिसके पास हाइड्रोजन इंड ना हो, हाइड्रोजन H+ इंड एब्सेंट हो, और जिसमें हमारे पास H+ इंड हो, बस इतना ही अंतर है। तो अब यहां से बात करेंगे सॉल्वेंट में, हमारे पास जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो पोलर एप्रोटिक होना चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिव इंड होगा वो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा वो दूसरे पे नेगेटिव लाना चाहेगा। अपोजिट चार्ज जैसे अट्रैक्ट करती हैं, तो अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे पे क्या चाहेगा, नेगेटिव, जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव चाहेगा। हाइड्रोजन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन अगर H+ के फॉर्म में जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा, देखो ये सारे में एसिड है, ये H+ लगभग टूटने को तैयार, तो वो जो लिविंग ग्रुप के साथ ऐसी टेंडेंसी बना देगा कि लिविंग ग्रुप को बॉन्ड्स को तोड़ देगा, और दूसरा तो लिविंग ग्रुप को तोड़ेगा। दूसरा बात समझना, कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो उसको आयन डाइपोल इंटरेक्शन से स्टेबलाइज भी तो करेगा। कार्बोकेटाइन एक आयन हो गया पॉजिटिव चार्ज, लिविंग ग्रुप भी हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज, तो आयन हो गया वो। अब उस पे जो हमारे पास वाटर जाए या जितने भी पोलर एप्रोटिक जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो होंगे वो हमारे पास डाइपोल जैसा काम करेंगे, तो आयन डाइपोल से उसको स्टेबलाइज भी करते हैं कार्बोकेटाइंस को, कि जो अनस्टेबल है, अनस्टेबल को कोई भी स्टेबलाइज करे उसके लिए तो बेहतर ही है। तो हमारे पास यहां से दूसरी बात जो लिखेंगे, हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, मूव हो जा, तो आ ही नहीं रहा, स्लो काम कर रहा था, कोई नहीं। चलो यहां से सॉल्वेंट की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे, पोलर प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट increase the reactivity of SN1 की रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देगा। SN2 में हम लोग देखेंगे दूसरा फैक्टर काम आएगा। अभी यहां से ये पाला, दूसरा बात
यहाँ से दूसरी बात समझना कि ये SN1 को रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देता है। रिएक्टिविटी इंक्रीज क्यों करेगा कि ये इट फेवर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन और दूसरा क्या है स्टेबलाइज्ड द कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा थ्रू आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। अब इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे। जैसे अगर हमारे पास कार्बन है, 3 बॉन्ड्स बना चुका है, इधर हमारे पास लिविंग ग्रुप से लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या ऑब्जर्व होगा फेनोमेना वो समझना। ये लिविंग ग्रुप हाइड्रोजन अपना इंड ला देगा। जैसे अगर कोई सबस्ट्रेट कंसिडर कर लेते हैं, सॉल्वेंट कंसिडर कर लेते हैं, सॉल्वेंट के पास प्रोटिक इंड होगा, तो इस पे डेल्टा हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव। तो ये हमारे पास, इसे वाटर ही कंसिडर कर लेते हैं, सबसे इजी हो जाएगा। OH, ये हमारे पास OH, ये जो बॉन्ड्स जब हमारे पास होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इस पे क्या लाना चाहेगा नेगेटिव। अगर नेगेटिव चाहेगा तो ये बॉन्ड्स कैसे धीरे धीरे हमारे पास तो टूटेगा, ये अट्रैक्ट करेगा अपने बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास कार्बोकेटायन जनरेट करेगा, और ये एल पर क्या होगा नेगेटिव चार्ज। और जैसे ये नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे क्या है पहला पॉजिटिव चार्ज और लिविंग ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज। अब जैसे हमारे पास लिविंग ग्रुप पे नेगेटिव और कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, तो इस पे पॉजिटिव आया तो ऑक्सीजन से इस पे क्या कर देगा डेल्टा नेगेटिव स्टेबलाइज, डेल्टा नेगेटिव हाइड्रोजन, और इसमें नेगेटिव तो पॉजिटिव चाहिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बात समझ में। तो बॉन्ड तोड़ने में भी मदद कर रहा है, और जब बॉन्ड टूट गया तो उसको स्टेबलाइज होने में भी मदद कर रहा है। तो रिएक्टिविटी जो होगी, यहां से लिख देते हैं कि रिएक्टिविटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। कि अगर हमारे पास 2 पोलर सॉल्वेंट है तो उसमें भी जिसकी ज्यादा पोलैरिटी होगी वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि उस पर ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा नेगेटिव। अगर ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा नेगेटिव होगा तो दूसरे पर बॉन्ड तोड़ने में भी बहुत जल्दी मदद करेगा, और बॉन्ड टूट जाएगा तो उसको ज्यादा स्टेबलाइज भी करने में मदद करेगा। इतनी बातें क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट अब हमारे पास है स्टीरियोकेमिस्ट्री। हम लोग तो ये बात समझ में आ गया कि रेस्मराइजेशन होता है इसमें, मगर फिर भी देखेंगे ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, ये तीसरा था, तो अब हमारे पास जो आएगा वो फोर्थ पॉइंट हमारे पास जो होगा वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो अगर हमारे पास स्टीरियोजेनिक सेंटर है, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स मान के चलते हैं R या S में कोई कॉन्फ़िगरेशन होगा इसके पास, तो ये 2 फेनोमेना समझना। क्या समझना वो थोड़ा सा देखना। एक होता है जिसको बोलते हैं रिटेंशन, और दूसरे को बोलते हैं इन्वर्जन। रिटेंशन क्या होता है, रिटेंशन जब हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ वही कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर कर ले, मतलब अगर R दिया हुआ है तो R ही फॉर्म करे, अगर S दिया हुआ है तो
एस ही फॉर्म करे। इन्वर्जन का कहने का मतलब है कि कॉन्फ़िगरेशन को उलट देना। तो अगर आर दिया हुआ है तो फॉर्म करेगा एस, और एस दिया हुआ है तो आर। ये बात समझ में आ गया इन्वर्जन और रिटेंशन। तो जब हमारे पास SN1 रिएक्शंस होता है, यहां से अब समझना, SN1 रिएक्शंस होता है तो हमारे पास क्या बोल रहे थे कि हमारे पास इन्वर्जन भी और रिटेंशन भी दोनों होगा 50-50। मगर थोड़ा सा क्या होता है कि SN1 रिएक्शंस में, इन SN1 रिएक्शंस हमारे पास रिटेंशन ज्यादा होगा, रिटेंशन कम होगा, और इन्वर्जन हमारे पास ज्यादा होता है। इन SN1 reactions रेस्मराइजेशन will happen रेस्मराइजेशन will happen। मगर क्या दूसरी बात बोल रहे हैं कि हमारे पास इस केस में रिटेंशन कम होता है, इन्वर्जन ज्यादा होता है। बट mostly retention will less than inversion। इस चीज को थोड़ा सा समझना। रिटेंशन हमारे पास कम होता है, इन्वर्जन ज्यादा होता है। जैसे देखो, ये आर है और ये लिविंग ग्रुप है, या इसको ऐसे समझते हैं, इस चीज को थोड़ा सा छोटा करते हैं, समझना। जैसे इन्वर्जन का कहने का मतलब, अगर हम यहां से इन्वर्जन कहने का मतलब है आर है तो एस कर दिया, एस है तो आर कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज। अब वही चीज समझा रहे हैं, रुक जाओ। अगर अभी हमको लगा कि ये भी पूछ रहा है, इन्वर्जन हो गया, दूसरा रिटेंशन समझ लो। रिटेंशन मतलब हमारे पास आर है तो आर, एस है तो एस। अब यहां से समझना, रिटेंशन हमारे पास इस केस में लेस होगा और इन्वर्जन मोर होगा। क्यों होगा वो समझना, कि जैसे अगर कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाया होगा, इसमें हमने लिविंग ग्रुप रखा। अब यहां से समझना कि ये जो बॉन्ड्स टूटेगा, यहां पे हमारे पास क्या होता है, बॉन्ड टूटेगा तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव आता है। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव कार्बन है, ये 3 बॉन्ड्स टूटा, 3 बॉन्ड रहेगा, एक बॉन्ड हमारे पास टूटा, तो यहाँ पे टूटा जो हमारे पास लिविंग ग्रुप है, इस लिविंग ग्रुप में क्या हो जाता है कि स्टिल इंट्रैक्शन डेवलप रह ही जाता है, कि ये जो है ना वो इंट्रैक्शन, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव को नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेगा ही ना। तो ये कभी कभी क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। बॉन्ड टूट गया मगर फिर भी इंट्रैक्शंस, जैसे अगर किसी का ब्रेकअप हो गया फिर भी तो याद ही करता है। कभी कभी कुछ लोग बहुत ज्यादा तो मूव ऑन नहीं कर पाया, ये जब मूव ऑन नहीं कर पाया तो अटैचमेंट है ही। तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो जिस साइड से ये ग्रुप लगा हुआ उस साइड से तो नहीं आ पाएगा। अगर नहीं आ पाएगा तो हमारे पास रिटेंशन, अगर सेम साइड ही आ जाता तो रिटेंशन हो जाता, तो अगर सेम साइड नहीं आ सकता तो वो लेस होगा, और इन्वर्जन जो उसके अपोजिट साइड से अटैक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अगर इसके साथ इंटरेक्शंस बना रहता है तो सेम साइड से अटैक करना पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर सेम साइड से अटैक पॉसिबल नहीं होगा तो हमारे पास रिटेंशन कम होता है और इन्वर्जन ज्यादा होगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बोकेटायन और लिविंग ग्रुप के बीच इंटरेक्शंस रिमेन रह जाता, बचा रह जाता है। क्लियर? तो but mostly retention will less than inversion due to interaction of carbocation and living group। तो अगर लिविंग ग्रुप जिस साइड था उसी साइड से अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाता, जैसे अगर हम यहीं पे बोल दें कि अगर हमारे पास इस केस में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसके बैक साइड से अटैक करना और इसके फ्रंट साइड से अटैक करना, तो यहाँ पे इसका जो अटैकिंग चांसेस होगा, यहाँ पे हमारे पास अटैकिंग परसेंटेज जो होगा वो घटेगा, और यहाँ पे हमारे पास अटैकिंग जो परसेंटेज होगा वो बढ़ेगा।
बस इतना ही छोटा सा बात है कि क्यों हमारे पास इन्वर्जन होता है और क्यों रिटेंशन होता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, अगर इतनी दूर तक बात खत्म हो गया तो एक छोटा सा हमारे पास इसी में हमारे पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कि इस रिएक्शंस में हमारे पास कैसे ये रिएक्शंस हुआ और उसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा वो देखेंगे। अब देखो, हमारे पास वाई एक्सिस पे रखते हैं एनर्जी को, दूसरा हमारे पास इधर रखेंगे टाइम, या इसको प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। तो अब यहां से समझना कि ये जो रिएक्शंस होगा वो कैसे होता है। तो किसी पार्टिकुलर एनर्जी पे हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट, और हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगा। तो किसी पार्टिकुलर एनर्जी जो हमारे पास जनरली मानते हैं सब्स्टिट्यूशन एक एक्सोथर्मिक है तो स्टेबल बनेगा। सब्स्टिट्यूट ही कौन होगा, लेस स्टेबल। हमारे जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता था ना, तो पावरफुल हमारे पास क्या करते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, पावरफुल आएगा और जो वीक होगा वो जाएगा। तो अगर पावरफुल आएगा मतलब स्टेबल और स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा, अगर बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो एनर्जी कम हो जाएगी। तो वही बोल रहे हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। अगर ये किए हुए हैं तो सबसे पहला हमारे पास देखो, सब दो रिएक्शंस दो स्टेप में कंप्लीट हो रहा था। अगर दो स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो रिएक्टेंट्स हमारे पास यहाँ से एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ते 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 यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास कर्व का जहाँ पे स्लोप चेंज होता है, कर्व का स्लोप चेंज होगा, वहां पे या तो हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनता है या तो इंटरमीडिएट बनेगा। या तो हमारे पास वहां पे प्रोडक्ट बन चुका है, या तो हमारे पास वहां से बॉन्ड टूटना स्टार्ट हुआ है या फॉर्म होना स्टार्ट हुआ है। तो यहां से समझना कि सबसे पहला क्या होता है, बॉन्ड टूटता है, उसके बाद फिर जो हमारे पास बीच में खंप आएगा, यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड टूटा, यहाँ पे CX बॉन्ड का क्लीवेज होगा, क्लीवेज ऑफ Cl बॉन्ड, सॉरी Cl बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे फॉर्म होगा कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। अब फिर से हमारे पास क्या होगा कि बॉन्ड हमारे पास फिर से बढ़ेगा, बढ़ेगा 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 और इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और पहले वाले हमसे कम बढ़ेगा। समझना, दो स्टेप में रिएक्शंस हो रहा, दो हम बनेगा। पहला रिएक्शंस क्या था, स्लो, और दूसरा वाला फास्ट। तो अगर फास्ट हो रहा है तो मान के चलो कि हर्डल समझना, इस दो हम को हर्डल समझना, हर्डल जितना ज्यादा होगा उतना कम क्रॉसिंग होगा, और जितना हर्डल कम छोटा होगा उतना ज्यादा क्रॉसिंग होगा। तो ये हर्डल ज्यादा है तो इसमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इस यहाँ से कार्बोकेटायन में चेंज होने के लिए। तो अगर ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा तो बहुत कम लोग क्रॉस कर पाएंगे। अगर हमारे पास ये हर्डल छोटा है मतलब बहुत लोग क्रॉस करवाएंगे, इसलिए रिएक्शंस क्या था, फास्ट, और ये रिएक्शंस स्लो है। इस चीज के बारे में और पढ़ोगे जब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे, 12th का एक चैप्टर है। अब यहां से समझना कि ये जो हमारे पास रिएक्शन है वो फास्ट होगा, स्लो होगा। अब यहां से दो चीज और समझना, यहाँ पे जो होगा वो बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट होगा। अब यहां से स्टार्ट होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन एंड लिविंग ग्रुप स्टार्ट होगा, यहाँ पे स्टार्ट होगा। यहाँ पे भी हमारे पास क्लीवेज ऑफ हमारे पास स्टार्ट होगा। पहले एनर्जी बढ़ेगी उसके बाद स्टेबिलिटी घटेगी तो बॉन्ड टूटना स्टार्ट होगा इस पॉइंट से। तो जहां पे हमारे पास बॉन्ड फॉर्मेशन या बॉन्ड ब्रेकिंग होना स्टार्ट हो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो इसको ट्रांजिशन स्टेट 1 मानेंगे, इसको ट्रांजिशन स्टेट 2। और जब दो ट्रांजिशन स्टेट होता है तो उसके बीच इंटरमीडिएट पक्का बनेगा। ये जो हम्प क्रिएट हो रहा है ना, अगर दो हम्प क्रिएट हो रहा है तो उन दोनों के बीच एक, जैसे तुमने मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा है, मैक्सिमा अगर मिनिमा मैथ से पढ़ा होगा तो ये लोकल मैक्सिमा है, ये लोकल मैक्सिमा है, ये भी लोकल मैक्सिमा, ये भी लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मिनिमा। तो जो हमारे पास दो लोकल मैक्सिमा के बीच जो मिनिमा बनेगा वो इंटरमीडिएट होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरमीडिएट 1, टोटल ट्रांजिशन स्टेट 2। तो अगर जितना इंटरमीडिएट बनेगा उतना उसमें हमारे पास एक ज्यादा इंटरमीडिएट बनेगा। जैसे देखना, अगर हमारे पास हम ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे दो ट्रांजिशन स्टेट है, सॉरी दो इंटरमीडिएट है, तो दो इंटरमीडिएट है, दो में एक ऐड कर, तीन ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट 1, ट्रांजिशन स्टेट 2, ट्रांजिशन स्टेट 3,
तो जितना इंटरमीडिएट होगा उतना ही हमारे उससे एक ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट होता है, और दूसरा कि दो ट्रांजिशन स्टेट के बीच एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। ये दो ट्रांजिशन 1 और 2 के बीच इंटरमीडिएट, इसको बोल देते हैं इंटरमीडिएट 1, इंटरमीडिएट 2। 2 और 3 के बीच 2 बन रहा है। तो जब भी दो ट्रांजिशन स्टेट होगा तो उसके बीच इंटरमीडिएट, और ये चीज याद रख लेना, बिटवीन टू ट्रांजिशन स्टेट 1 इंटरमीडिएट एग्जिस्ट। क्लियर? और हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 1। ये इतनी बातें याद रखना। तो ये है, एंड इस पॉइंट्स ये जो हम लोग पढ़े इसको बोलते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये कितना नंबर हो जाएगा हमारे पास? 5। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ SN1 रिएक्शंस। क्लियर? तो SN1 रिएक्शंस में इतनी बातें पढ़नी थी। क्लियर? तो SN1 में रिएक्टिविटी 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री। हमारे पास बॉन्ड जितना जल्दी टूटेगा उतना ज्यादा हमारे पास रिएक्शंस फास्ट होगा। तीसरा हमने पढ़ा था सॉल्वेंट का फैक्टर। फिर हमारे पास स्टीरियोकेमिस्ट्री, हमारे पास रेस्पिरेशन होगा, मगर मोस्टली क्या होता है कि इन्वर्जन हमारे पास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिटेंशन। तीसरी बात हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देख लिया। 2 हम क्रिएट होगा और 1 ट्रांजिशन स्टेट। 2 ट्रांजिशन स्टेट और 1 इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। तो इतनी बातें आपको पढ़नी थी SN1 में। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे SN2। ये SN2 का क्या रिएक्शंस होता है, SN2 कैसे होगा, कौन कौन से फैक्टर इंपैक्ट करेंगे, और फिर देखेंगे कि 2 अगर रिएक्शन दिया हुआ है तो SN1 में किस में होगा और SN2 किस में होगा।